अच्छा, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? आपके पास जो है ना डिफरेंट ट्राइंगल्स आपको नजर आए हैं। सही है ना? क्वेश्चन 9 के अंदर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने हुए हैं आपके पास, डिफरेंट ट्राइंगल्स बने हुए हैं। फॉर ईच ऑफ दीज 6 राइट एंगल ट्राइंगल्स, टोटल 6 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, 10 आपके पास फिगर्स है और 6 के 6 ट्राइंगल्स है। और इसने बता दिया ये कौन सी टाइप का ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल है। नहीं बताया तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, इजीली पता चल सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। कौन से टाइप का ट्राइंगल है ये आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसे ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। सही है ना? आप सारे ट्राइंगल्स देखो बेटा, ये ऐसे साइन बनाया हुआ है एंगल का। ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सही है। 90 डिग्री के लिए दो साइड्स के बिटवीन बेटा ऐसा साइन बना दिया जाता है कि आपके पास ये एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। कभी भी 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू साइड्स लिखा हुआ नहीं होता। ये वाला साइन, ये सिंबल यूज किया जाता है। इसका मतलब है इन दोनों साइड्स के बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री है। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। चलो, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन दिए हुए सारे के सारे, 6 के 6। बोल रहे फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द साइड मार्क विद अ लेटर। आपने क्या निकालनी है? ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है और 2 साइड्स की लेंथ आपको गिवन दी हुई है और थर्ड साइड की आपको फाइंड करनी है। तो बोल रहे थर्ड साइड की आपने लेंथ फाइंड करनी है, एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करो। सही है। जो लेटर आपके पास लिखा हुआ है उसकी लेंथ फाइंड करो। गिव ईच ऑफ योर आंसर इन इट सिंपलेस्ट सर्ड फॉर्म। और आपने अपना आंसर जो देना है वो सर्ड में फॉर्म में देना है, सर्ड में देना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, सिंप्लीफाई करके देना है। अच्छा, अब कैसे आप जो है वो थर्ड साइड फाइंड करोगे? कोई भी एक अननोन साइड जो है वो ट्राइंगल की फाइंड करोगे और आपके पास कोई भी दो साइड्स गिवन हो। तो याद रखो बेटा, आपके पास एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल पे। पाइथागोरस थ्योरम। सही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपके पास? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर। बाकी दोनों साइड, एक साइड होती है ट्रायंगल में, 3 साइड में से एक साइड हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है? आपके पास वो साइड जो 90 डिग्री के ओपोजिट है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अगर फर्स्ट ट्रायंगल की मैं बात करूं तो फर्स्ट ट्रायंगल में मेरे पास 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ए। ये वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूस। सही है। इसी तरह सेकंड ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री एंगल है, उसके सामने वाली साइड है बी, ये हाइपोटेन्यूस है। थर्ड एंगल की बात करें, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस, सी हाइपोटेन्यूस है। फोर्थ एंगल की बात करें तो आपके पास जो फोर्थ फिगर है उसमें जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये इसी तरह जो आपके पास फिफ्थ ट्रायंगल की बात करें उसमें जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। लास्ट जो आपके पास ट्रायंगल है उसमें जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है वो है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 19 है। सही है। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स है, उन दोनों साइड्स को आप क्या कह सकते हो? एक को बेस, दूसरे को परपेंडिकुलर, या एक को ओपोजिट, दूसरे को एडजेसेंट। सही है ना? तो दो डिफरेंट नेम्स है, अब आपकी मर्जी है आप जो नाम रखना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपके पास क्या है? जो दो साइड्स है हाइपोटेन्यूस के अलावा, उसमें से एक आपके पास एडजेसेंट कहलाती है। एक, अच्छा एक मिनट।
अच्छा बेटा, फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या है, जो हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी जो दोनों साइड्स है उसमें से एक साइड एडजेसेंट होती है। अब कौन सी एडजेसेंट होती है और कौन सी आपके पास जो है अपोजिट होती है, यहाँ पे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम में जो है वो इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी एडजेसेंट ले लो, किसी को भी आप ले लो, क्या कहते हैं, एडजेसेंट ले लो किसी को भी, और किसी को भी ओपोजिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सी एडजेसेंट होती है और कौन सी ओपोजिट होती है। सही है, तो ये 20 क्या हो गई, एडजेसेंट। एडजेसेंट का एक और नेम भी होता है, इसको बेस भी कह सकते हैं। सही है। इसी तरह जो 10 साइड होगी, ये वाली कौन सी हो जाएगी आपके पास, ओपोजिट। और ओपोजिट का भी एक और नेम होता है, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब आपकी मर्जी है, आपको जो नाम आप पहले से यूज करते हुए आए हो आप वो यूज कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपल क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। चलो अब हम जो है वो यहाँ पे करते हैं ये। चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, सब पे हम ये पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करेंगे और कोई भी एक अननोन साइड निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या टोटल 3 साइड्स होती है। सही है। कोई भी 2 साइड्स आपके पास गिवन है, आप इजीली थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो। पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं इसमें। फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूस ए फाइंड करना है। ए क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है। सही है, हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। और बाकी दोनों साइड में से आप किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट ए लिख लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस की जगह पे हम ए लिख देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू, बेस की वैल्यू 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी है, 2। परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, तो ए इक्वल टू, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 इज 16। ऐसे ही है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो बेटा प्लस का साइन भी आता है, माइनस भी आता है, एक चीज आपने पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं साइड्स की लेंथ। तो याद रखो, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम जब भी लेंथ निकालेंगे, तो या एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकाल रहे होंगे, तो वहां पे स्क्वायर रूट के साथ ऑलवेज पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। सही है। अच्छा, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई, 16 का रूट निकाल लो। 16 का रूट क्या होता है, 4। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये चीज समझ आ गई। हम्म। पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। सही है। यहाँ पे आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, या ओपोजिट एडजेसेंट क्या होता है। सही है। और राइट एंगल सर, ट्रायंगल है। आपने 2 का स्क्वायर क्यों लिया? क्या मतलब 2 का स्क्वायर क्यों लिया, बेस क्या है पाइथागोरस थ्योरम में, क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस ए था। हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस की जगह मैंने ए लिख दिया, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो है वो स्क्वायर होता है। इक्वल टू, बेस क्या है आपके पास, या तो 2 ये बेस होगी या ये बेस होगी। हम इधर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि कौन सी बेस है कौन सी परपेंडिकुलर है। हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बेस ले ली 2। 2 का बेस के ऊपर क्या है फॉर्मूले में, पाइथागोरस थ्योरम में बेस के ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया 2 के ऊपर स्क्वायर। इसी तरह परपेंडिकुलर के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 2 है और उसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया,
स्क्वायर, इस वजह से स्क्वायर आया है। सही है। जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो तीनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर आता है। एक साइड पे सिर्फ हाइपोटेन्यूस होती है, और जो है वो दूसरी साइड पे आपके पास दोनों साइड्स का बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर है? आपको क्लियर है अब्दुल हादी? चलो पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है और वो है बी। बी फाइंड करना है। बी स्क्वायर इक्वल टू बेस ले लेते हैं 20 उसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 10 उसका स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200। सॉरी 10 का स्क्वायर कितना, सॉरी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 20। नो, 2 मल्टीप्लाई टू 4, और दोनों जीरो कॉपी, 400 होता है प्लस। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। सही है। तो 400 प्लस 100 कितना हो गया? 500 हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए हमने बी के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। सही। अच्छा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, बी की वैल्यू आ रही है रूट में 500। ये सर्ड की फॉर्म में आंसर आ रहा है, लेकिन अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। अब 500 को हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? सोचो कैसे तोड़े 500 को। हम्म। 5 मल्टीप्लाई 500 को बाय हम कैसे 100। तोड़ें? यस, बिल्कुल सही है। स्क्वायर रूट 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 100। बी इक्वल टू 100 रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा? 10, और 5 रूट के अंदर ही रहेगा, 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता। सही है। ये आंसर हो गया। ये बी की वैल्यू आ गई, सर्ड में आ गई, और सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बी की वैल्यू रूट 500, ये सर्ड में है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगी। सही है। क्या हुआ? ए की वैल्यू सेट में नहीं आई थी ना। ए की वैल्यू सर्ड में नहीं है, उसने बोला सर्ड में अगर आएगी तो निकालना है। ए की वैल्यू के अंदर, ए के वैल्यू में जो रूट के अंदर नंबर था वो क्या था? स्क्वायर नंबर था। तो इजीली जो है वो इंटीजर में आंसर आ गया, पॉजिटिव इंटीजर में। सही है। नेचुरल नंबर में, उसमें सर्ड नहीं आया। सही है। चलो अब हम करते हैं इसका पार्ट सी, थर्ड वाला, जिसमें क्या है हमें नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमें उसमें? 90 डिग्री के सामने वाली साइड है सी, हाइपोटेन्यूस, वो हमें फाइंड करना है। सी स्क्वायर इक्वल टू, एक को बेस ले लो 18 और 12 में से, एक को परपेंडिकुलर ले लो। 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सही है। चलो कैसे करेंगे? सी स्क्वायर कॉपी इक्वल टू 18 का स्क्वायर करो। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 मल्टीप्लाई 18, बताओ क्या होता है? 18 का स्क्वायर क्या होता है? हम्म। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी करके मुझे आंसर बताओ। 18 स्क्वायर इज सर 324। 324। सही है। 18 मल्टीप्लाई 18 आपके पास होता है 324, प्लस 12 का स्क्वायर 144। 134। सही है। यस, दोनों को ऐड कर लो, 324 को 144 में ऐड कर लो। 468। स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया? रूट ले लिया। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल। सी की वैल्यू आ रही है रूट के अंदर 468। अब इस 468 को तोड़ना है, हमने तोड़ेंगे इस 468 को। आओ ब्रेक करते हैं 468 को। 468 टू के टेबल से ब्रेक करते हैं। टू के टेबल में 4 आएगा, यस, टू पे आएगा। 6 आएगा 3 पे, और ये 8 आएगा 4 पे। फिर वापस 2 से हो सकता है। टू के टेबल में 2 आएगा, यस, 1 पे। 3 नहीं आएगा, बल्कि 2 आएगा 1 पे, 1 कैरी, और 14 आएगा आपके पास 7 पे। अब 2 के टेबल से नहीं होगा, अब 3 के टेबल से हो रहा है। सही है। तो 3, ये टेबल में 11 नहीं आता, 9 आता है 3 पे। 2 कैरी 27 आता है 9 पे। फिर फर्दर ये 3 के टेबल से हो जाएगा। 39 3 के टेबल से होता है, यस, 3 1 पे, और 9 आता है 3 के टेबल में 3 पे। अब 13 नहीं होगा। सही है। तो अब यहाँ पे रुक जाएंगे। तो अब मैं 468 को तोड़ के क्या लिख रहा हूँ? कितने नंबर अंदर लिख रहा हूँ? कौन कौन से लिख रहा हूँ? 2 लिख दिया, क्योंकि 4 रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह 3 × 3 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई 13। सही है। तो 468 को तोड़ के मैंने 3 नंबर लिख दिए, 4 × 9 × 13। तो सी इक्वल टू 4 रूट से बाहर आएगा 2 हो गया, 9 भी रूट से बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा,
और 13 रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट में ही रहेगा। तो सी की वैल्यू आ गई 2 × 3 = 6 √13। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। इसमें देख लो कुछ पूछना है? सही है। नो सर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट डी। इसमें देखो जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, जिसमें आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। बट आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? ये आपके पास है क्या? 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है 56, और ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो पार्ट डी के अंदर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 56 है, तो 56 स्क्वायर इक्वल टू, अब बाकी दोनों साइड्स कौन कौन सी है, एक 32 है और एक डी है। सही है। तो हमने लिख लिया D² + 32 स्क्वायर। कोई भी बेस हो सकती है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकती है। सही है। अच्छा, 56 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 56 का स्क्वायर निकालो, 56 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो। 56 का स्क्वायर होगा 3136। सही है। 32 स्क्वायर 1024, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे आके माइनस का, इक्वल टू टी। डी की क्या वैल्यू आ रही है, सॉरी, इक्वल टू D²। D² की क्या वैल्यू आ रही है? इन दोनों नंबर को माइनस कर दो, 3136 माइनस 1024। तो आंसर आ रहा है सर टू टू वन वन फाइव टू यही आ रहा है। यस सर। चल, अब मुझे डी के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए मैंने दोनों साइड पे ले लिया रूट। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट। अब इस 212 को तोड़ेंगे, 2112 को, 2112 टू के टेबल से जाएगा। टू के टेबल में टू आएगा, यस, कहाँ पे आएगा? हाँ, वन पे। अब वन नहीं आएगा तो दो डिजिट एक साथ लूंगा, तो पहले जीरो लगाऊंगा, 11 आएगा सर नहीं। 10 1556। 1056 बिल्कुल सही है। 1056 फिर फर्दर टू से हो जाएगा, 5 और टू सर 8। 528। यस, 528 फिर फर्दर टू से हो जाएगा, 2 6 4। सर हम यही डायरेक्ट होगा। 4 से भी कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट फोर से, स्टार्टिंग ही फोर से कर दूं करना, ये कह रही हो? हाँ, फोर से कर हाँ सकते हैं, डायरेक्ट। सही है, फोर से करते, डायरेक्ट फोर से कर लो, कोई मसला नहीं है, फोर से करते आओ। नहीं सर, आप टू से करके 528 फाइनल, को भी 4 से कर सकते हैं। नहीं शुरू से ही, अब हमें समझ में आ गया ना, शुरू ही फोर से हो रहा है, हम शुरू फोर से कर लेते हैं। सही है। टू से नहीं करो, फोर से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम आसान होगा, छोटा हो जाएगा। 21 नहीं आता, 5 पे 20 आता है, वन कैरी। 8 आता है, टू पे 3, 32 कहाँ पे आता है? 528, डायरेक्ट 528। 528, सही है। फिर फोर, फोर से फिर फर्दर कर लो 528 को, 132। 132, वन थर्टी यस टू सर। सही है। अब फिर फर्दर फोर से हो रहा है, यस सर हो रहा फिर है। फर्दर फोर से कर लो, 33। फर्दर फोर से वो 33 आ गया। सही है। अब 33 किस किस टेबल से डिवाइड होगा? 3। 3 या फिर 11, ऐसे ही है ना। 33 क्या होता है, 11 × 3। 11 भी स्क्वायर नंबर नहीं है, और 3 भी आपके पास स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये दोनों रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो 33 है वो भी रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो मैंने 2112 को तोड़ के लिख दिया, 4 × 4 × 4 × 33। सही है। तो डी इक्वल टू, तीन फोर है, ये तीनों फोर रूट से बाहर आके क्या हो जाएंगे, तीन टू हो जाएंगे, और 33 रूट में ही रहेगा, क्योंकि 33 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, चाहे आप उसको 11 तोड़ के 11 × 3 लिखो, क्योंकि 11 भी बाहर नहीं आ सकेगा, 3 भी नहीं आ सकेगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, तीनों टू को मल्टीप्लाई करेंगे 8 √33। ये आंसर हो गया डी का, थर्ड में और सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सही है। अब हम लास्ट पार्ट, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास ई। ई वाले पार्ट में देखो, ये हमारे पास जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है, 14। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 14। और ई और 7 इन दोनों में से किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई इक्वल टू 14 स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर + 7 स्क्वायर। सही है। 14 स्क्वायर कितना होता है, 196 इक्वल टू, अच्छा, ये 7 का स्क्वायर 49 है, राइट पे प्लस का है, लेफ्ट पे आके माइनस का हो गया, इक्वल टू ई स्क्वायर।
ई स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है? 196 को माइनस कर दो 49 से, 196 माइनस 49 कर दो। 7। कौन सा 7? 147, यस 147। अब स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ई इक्वल टू 147 को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, 147 थ्री के टेबल से होगा। थ्री के टेबल में 14 आता नहीं है, 12 आता है, कहाँ पे? 4 पे 2, 27 आता है 9 पे, सही है। तो 147 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 49, सही है। तो ई की क्या वैल्यू आ गई? ई इक्वल टू, थ्री रूट के अंदर ही रहेगा, वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 49 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? 7। तो ई की वैल्यू आ गई 7√3, सही है। चलो लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट सर में क्या आपने है उसको हमारे मजीद पास? सिंप्लीफाई क्यों किया? क्या हुआ? आपने उसको मजीद सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? 49 आ गया था ना, क्योंकि 49 स्क्वायर नंबर है। 49 को अगर मैं ब्रेक करता 7 से जाता, 7 × 7 49 होता। तो मेरे पास जैसे ही स्क्वायर नंबर आ जाता है मैं रुक जाता हूँ, या ऐसा नंबर आ जाए जो फर्दर डिवाइड होने से रूट के बाहर नहीं आ सकता। जैसे ऊपर 33 आया था, 33 पे मैं क्यों रुक गया था? क्योंकि मुझे पता है 33 को मैं ब्रेक करूंगा, एक 11 आएगा और एक 3 आएगा। 3 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, 11 भी 3 से बाहर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 33 भी बाहर नहीं आ सकता, इसलिए रहने दिया मैंने उधर ही। इसी तरह 49 मुझे पता चल गया ये तो 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आता है? 49, तो 49 का रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा? 7। तो 49 को फर्दर ब्रेक करने की नीड नहीं है, तो 147 को मैंने तोड़ के लिख दिया 3 × 49। 49 रूट से बाहर आके 7 हो जाएगा, और 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो रूट में ही रहेगा, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो लास्ट पार्ट में मूव करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, और वो है 19, और एफ और 11 आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा लास्ट पार्ट में आपके पास? एफ स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एफ नहीं, 17 था ना, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 19 हाइपोटेन्यूस है, 19 स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। चलो भाई 19 का स्क्वायर करो, क्या आता है बताओ? 3, क्या आ रहा है 19 का स्क्वायर? 361, सही है। 19 का स्क्वायर क्या है? 361। प्लस का 11 स्क्वायर है, राइट लेफ्ट पे आके माइनस का हो जाएगा। 11 स्क्वायर इज 121 इक्वल टू एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई? 361 माइनस 121 कर दो, 240, सही है। 361 माइनस 121 कितना आ गया? 240। तो एफ की अब वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे रूट ले लेंगे, ऐसे ही है ना। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एफ की वैल्यू क्या आ रही है? रूट के अंदर 240। अब इस 240 को हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, कैसे? 240 को कैसे कर सकते हैं बताओ? 24 × 10 नहीं लिखना, फायदा नहीं होगा। 240 को ब्रेक करो। 4 के टेबल से कर सकते हैं, 4 के टेबल से करो। 4 के टेबल में 24 आता है, यस, कहाँ पे आता है? 24 आता है 6 पे, और ये 0, सही है, कॉपी। सर अब कभी 60 भी हो वाला सकता है 6। 4 के टेबल से। 4 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है? 6 नहीं आता, 1, 4 आता है 1 पे, 2 कैरी हो गया। 20 आता है 4 के टेबल में, यस, 15 पे। अच्छा, तो अब मैं जो है वो 240 को तोड़ के लिख सकता हूँ, 4 × 4 16, और दूसरा मल्टीप्लाई 15, सही है। 16 × 15 कितना होता है? 240, सही। अच्छा, अब मैं 15 पे क्यों रुक गया? 15 पे इसलिए रुका क्योंकि 15 को मैं फर्दर तोड़ूंगा तो 3 और 5 मिलेगा, क्योंकि 5 × 3 15 होता है। अब 5 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और 15 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, सही है। तो इस वजह से 15 भी जो है वो, जब 55 और 3 दोनों बाहर नहीं आ सकते रूट से, तो 15 उनका प्रोडक्ट जो है वो भी रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, और 15 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने 15 को यहाँ पे रोक दिया। तो एफ इक्वल टू 16 रूट से बाहर आके 4 हो गया, और 15 रूट के अंदर ही रहेगा, ये आंसर हो गया। इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 9 के किसी भी पार्ट में कुछ पूछना है? सारे पार्ट्स हो गए। अब्दुल हादी आपको बेटा। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? आ कार एक कार है, अ लॉरी एक लॉरी है, और एक वैन। तीन चीजें हैं, एक कार है, एक लॉरी है, एक वैन है। ये पार्क की जा रही है डिफरेंट लोकेशंस पे। सही है। द कार इज पार्क 4 किलोमीटर ड्यू साउथ ऑफ द लॉरी। सही है। कार जो पार की जा रही है 4 किलोमीटर किसके? लॉरी के साउथ डायरेक्शन में। अब साउथ आ रहा है, इसी तरह फिर आगे वेस्ट आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शंस जो होती है, सही है, लोकेशंस होती है, ये कैसे प्लॉट होती है, कैसे बनती है। सही है। अच्छा, मैंने क्या ले लिया? टॉप पे मैं ले लेता हूँ नॉर्थ है। सही है। ये रहा मेरे पास टॉप पे नॉर्थ। अब मैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है जैसे आपके पास क्लॉक मूव करती है, ऐसे घड़ी जैसे मूव करती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं नॉर्थ से 90 डिग्री मूव करूंगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ईस्ट। फिर ईस्ट से मैं 90 डिग्री मूव करूंगा साउथ की तरफ। सॉरी, 90 डिग्री मूव करूंगा फर्दर ईस्ट से, तो साउथ आ जाएगा। सही है, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन चल रही है। फिर मैं फर्दर क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करूंगा साउथ से, तो मेरे पास आ जाएगा वेस्ट। और फिर मैं वेस्ट से फाइनली वापस 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करूंगा, तो मैं वापस कहाँ पहुंच जाऊंगा? 90 डिग्री नॉर्थ पे। सही है। तो आपके पास क्या हो रहा है? नॉर्थ से ईस्ट जाओ, ईस्ट से साउथ जाओ, या साउथ से वेस्ट जाओ, या वेस्ट से नॉर्थ जाओ, आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। सही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह घड़ी चल रही है उसका ओपोजिट डायरेक्शन, उल्टी। सही है। तो आपके पास अगर आप जो है वो ईस्ट नॉर्थ से वेस्ट आते हो 90 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ईस्ट नहीं पहुंचोगे बल्कि वेस्ट पहुंच जाओगे, ओपोजिट। सही है। इसी तरह अगर आप जो है वो वेस्ट से क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करोगे तो साउथ आ जाओगे। और साउथ से अगर आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हो तो फिर आप आ जाओगे ईस्ट। और ईस्ट से अगर आप 90 डिग्री मूव करोगे कहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर आप वापस नॉर्थ पे आ जाओगे। सही है। तो याद रखना है कि और नॉर्थ से, नॉर्थ को आप स्टैंडर्ड कंसिडर कर लो। सही है। नॉर्थ आपका स्टैंडर्ड है। नॉर्थ से अगर क्लॉकवाइज घूमे, जैसे घड़ी घूमती है 90 डिग्री, तो ईस्ट आता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जैसे घड़ी घूम रही है उसका उल्टा मूव करे, तो फिर वेस्ट आता है। सही है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? एक कार है, लॉरी है, वैन है, ये डिफरेंट लोकेशंस पे पार्क हुई भी है। कार पार्क कहाँ पे हुई हुई है? कार, द कार इज पार्क 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ द लॉरी, सॉरी ड्यू साउथ ऑफ द लॉरी। सही है। एंड द लॉरी इज पार्क 8 किलोमीटर ड्यू वेस्ट ऑफ द वैन। सही है ना? हम्म। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फ्रॉम द कार टू द वैन, डिस्टेंस निकालना है कार से वैन की तरफ का। गिविंग योर आंसर इन इट सिंपलेस्ट सर्ट फॉर्म। सही है, आपने अपना आंसर सिंपलेस्ट सर्ट फॉर्म में देना है। अब हमने पता करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे खड़ी हुई है। सही है। कार जो है वो 4 किलोमीटर दूर है किससे? लॉरी से, ड्यू साउथ, साउथ की डायरेक्शन में, साउथ की तरफ। सही है। साउथ का है हमारे पास, ये रहा साउथ नीचे। एक साउथ आ गया, दूसरा वेस्ट आ गया। वेस्ट हमारे पास यहाँ पे है, ऐसे ही है। चलो, तो अब हमारे पास क्या है, क्या दे दिया कि कार कहाँ है? यहाँ पे कई कार है। और कार जो है वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कहाँ पे? 4 किलोमीटर साउथ। सही है, 4 किलोमीटर साउथ, ड्यू साउथ मीन्स मतलब साउथ से 4 किलोमीटर पे खड़ी हुई है। ये कार का डिस्टेंस आ गया, ये कार है। और ये आपके पास लॉरी है यहाँ पे। सही है। और जो है वो कितना है? 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सही है। अच्छा, और लॉरी पार्क हुई हुई है 8 किलोमीटर वैन से दूर। लॉरी और वैन से कितना डिस्टेंस है? 8 किलोमीटर का, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट की डायरेक्शन में है। वेस्ट आपके पास क्या है? ये साउथ है लॉरी। तो वेस्ट कहाँ पे आएगा? साउथ से जैसे ही आप 90 डिग्री मूव करोगे तो आपके पास वेस्ट यहाँ पे आएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपके पास एक वैन खड़ी हुई है, और ये कितना डिस्टेंस है लॉरी और वैन के बिटवीन? 8 किलोमीटर का। अब आपको क्या बोला जा रहा है, क्या फाइंड करना है आपने? पार्ट ए में बोल रहा है डिस्टेंस निकालो कार से लेके वैन तक का, कार से लेके आपने वैन तक का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सही है। और आपने अपना आंसर किस में देना है? सिंपलेस्ट सर्ट फॉर्म में। सही है। तो कार कहीं पे भी खड़ी हुई है,
और कार और लॉरी के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, सही है। और कार जो है वो कार लॉरी से किस डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में है, सही है। इसका मतलब लॉरी जो है वो साउथ की डायरेक्शन में है, सही है। तो कार से अगर आपको लॉरी आना है, लॉरी की तरफ आना है, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और साउथ आना पड़ेगा, सही है। दूसरी चीज, लॉरी वैन से कितना दूर है, 8 किलोमीटर। तो लॉरी से अगर वैन की तरफ मूव करना है तो लॉरी को आपने 8 किलोमीटर मूव करवाना पड़ेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कार और वैन के दरमियान का कितना डिस्टेंस है वो निकाल दो, सही है। ये चीज समझ में आ गई बेटा क्वेश्चन? हम्म। यस सर। चलो। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि आपके पास कोई भी दो डायरेक्शंस हो, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट, हर दो डायरेक्शंस के बिटवीन जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे भी दो डायरेक्शन है, एक है वेस्ट और एक है साउथ। तो साउथ और वेस्ट के बिटवीन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, सही है। क्योंकि ऐसा ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा था, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है वो कौन सा कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और आपको यही फाइंड करनी है। ये हमें गिवन नहीं दी हुई, हमने इसको एक्स ले लिया, कोई भी अल्फाबेट ऐड कर सकते हो, ये हमने फाइंड करना है, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इजीली पाइथागोरस थ्योरम। एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बेस 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो स्क्वायर रूट 64 प्लस 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ऐसे ही है। एक्स की वैल्यू रूट 80 आ गई है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। तो रूट 80, 80 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 5, 80 होता है 16 × 5, हम पहले भी कर चुके। अगर 16 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा, 16 रूट से बाहर आके क्या हो गया, 4। और 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता, 5 रूट में ही रहेगा। तो आपके पास जो है वो क्या है, कार और वैन के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, कार और वैन, कार वैन से कितना दूर है या वैन कार से कितना दूर है, 4 √5 किलोमीटर। तो इसने यही बोला था ना, डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द कार टू द वैन। तो हम लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड वैन इज 4 √5 किलोमीटर। किलोमीटर्स कैसे आया, क्योंकि आपके पास कार और वैन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है। तो कार और वैन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो भी किलोमीटर में ही होगा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, पार्ट ए समझ में आ गया? यस सर। सही। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, पार्ट बी में आपसे आपको बोल रहा है फाइंड हाउ मैनी मिनट्स, टाइम निकालना है। फाइंड करो हाउ मैनी, कितने मिनट्स लगेंगे। इसका मतलब आपने टाइम फाइंड करना है, टाइम निकालना है, क्योंकि आपको बोल रहा है मिनट्स बताओ, ठीक है। तो मिनट्स बताने से इसका मतलब आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, सही है, लेकिन मिनट्स में आंसर देना है। इट वुड टेक फॉर द वैन, सही है, वैन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। और आपके पास जो कार है वो इस स्पीड से मूव कर रही है, इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। स्पीड गिवन दे दी, एस, एस से लिखते हैं स्पीड को, 6 √20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या बताती है हमें, 6 √20 किलोमीटर पर आवर। ये जो कार है, ये कार की स्पीड है ना। हाँ, तो ये जो कार है आपके पास, ये 1 पर आवर का मतलब होता है 1 आवर। 1 आवर के अंदर 6 √20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सही है। अगर आपके पास जो है वो कार 1 आवर के अंदर 6 √20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, स्पीड ये बात बोलती है। स्पीड का मतलब ये होता है, स्पीड का मीनिंग ये होता है, सही है। तो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, कितना डिस्टेंस है वैन तक पहुंचने के लिए, वैन और कार के दरमियान में 4 √5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वैन और कार के दरमियान का डिस्टेंस 4 √5 है, और अगर कार जो है वो 6 √20 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये 4 √5 डिस्टेंस जो है इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उस कार को, सही है। टू रीच द कार यूजिंग द स्ट्रेट रोड बिटवीन देम, सही है।
कार और वैन के दरमियान का बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, कार जो है वो मूव कर रही है और वैन तक पहुंच रही है। कितना टाइम लगाएगी, कितने मिनट्स लगेंगे, मिनट्स में आंसर देना है, टाइम किसमें बताना है, मिनट्स में। सही है। तो आपने मिनट्स में आंसर देना है, बताना है कि आपके पास जो है वो कार एक इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कार की स्पीड चेंज नहीं होगी। सही है। अच्छा, तो हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस कितना है कार और वैन के बिटवीन, हम ऑलरेडी पार्ट ए में निकाल चुके हैं, 4√5 किलोमीटर। सही है। तो अब मुझे टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो डिस्टेंस वाली वैल्यू है 4√5, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 4√5 किलोमीटर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, स्पीड से, 6√20 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास यहां से टाइम आ जाएगा। सही है। 4√5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 6√20 मल्टी डिवाइड है ना, डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 1 आ जाएगा और 6√20 नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। और किलोमीटर पर आर में भी क्या होगा, आर ऊपर आ जाएगा और किलोमीटर नीचे चला जाएगा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आवर्स में आएगा, टाइम आ गया आवर्स में, लेकिन उससे बोले मिनट्स में बताओ, फिर हम उसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे। अब पहले तो हम आवर्स में निकाल लें अपना टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 और ये आपके पास 6 कैंसिल, या नहीं कैंसिल करते, आगे जाके कर लेंगे। सही है। 4 रूट और ये 6 कॉपी करते हैं अभी, 4√5 कॉपी मल्टीप्लाई, ऊपर 1 है और नीचे क्या है 6, रूट के अंदर 20 है, 20 को तोड़ के मैं लिख सकता हूँ 4 × 5। क्या मैंने तोड़ के लिख दिया, 4 × 5। सही है। अच्छा, इक्वल टू 4√5 ऊपर, मल्टीप्लाई ऊपर 1 और डिवाइड में 6 कॉपी। 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, 5 ही रहेगा रूट के अंदर। ऊपर भी √5 है, नीचे भी √5 है, आपस में कैंसिल। ऊपर 4 × 1 = 4 और डिवाइड में 6 × 2 = 12। तो 4 और 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3, 1/3। इसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, सॉरी आवर्स, ये आपके पास टाइम आ गया 1/3, किस में आया, आवर्स में, क्योंकि आपके पास सिर्फ एच बचा है, आवर्स बचे। 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा बताओ, 1/3 डेसिमल में क्या होता है, या नहीं करते, मर्जी है आपकी। सही है। डेसिमल में मत कन्वर्ट करो, आपकी मर्जी है, 1/3 आवर्स। सही है ना। चलो, ये टाइम आवर्स में आ गया, आपने टाइम निकाल लिया, लेकिन सवाल में, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसने क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी मिनट्स, टाइम आपने मिनट्स में बताना है, आवर्स में नहीं निकालना है। मतलब इस आवर्स को अब मिनट्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 1/3, हमें ये बात पता है 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, जब भी आवर से मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। और 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स है, 60। सही है। तो ये 3 और 6 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, और ये 0 कॉपी। इसका मतलब आपके पास जो है वो कार को कितने मिनट्स लगेंगे वैन तक पहुंचने में, 4√5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अगर उसकी स्पीड 6√20 किलोमीटर पर आवर की है तो वो 20 मिनट्स के अंदर जो है वो वैन के पास कार पहुंच जाएगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ क्वेश्चन, कोई भी ओ सर। क्वेश्चन है, अब्दुल हादी आपको बेटा। सर वो क्लास में नहीं है। नहीं है। यस सर। क्या बोल रही हो आप फातिमा। वो क्लास में नहीं है। तो इधर तो मेरे पास 4 क्यों शो हो, मेरे पास 4 शो हो गया था। चलो, आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है आपको, आपके पास जो है वो क्या है, फाइंड इन सिंपल, सही है, सर्ट फॉर्म, फाइंड करो सिंपल सर्ट फॉर्म में, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स का पेयर। सही है। हर पार्ट के अंदर तीनों पार्ट सेम मेथड से ही होंगे, तो ये दो मैं कराऊंगा, एक आप करोगे। पेयर्स ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कि आपके पास क्या है, 2 पॉइंट्स है, पेयर्स का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट्स है। तो आपके पास देखो हर पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। सही है। और फिर आपने अपना आंसर किस में देना है, सिंपल सर्ट फॉर्म में।
अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखो। अच्छा, पार्ट ए, 4,7 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है आपके पास 2,11, सही है। आपके पास जो पॉइंट गिवन होता है ना, इसमें दो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, दो या फिर थ्री, तीन नंबर्स भी होते हैं। ये टू डायमेंशनल में है, टू डायमेंशन में है, सही है। थ्री डायमेंशनल में होता है तो तीन नंबर्स होते हैं। अच्छा, अभी दो नंबर से कॉमे से पहले वाला बेटा आपके पास क्या होता है, एक्स होता है, और कॉमे के बाद वाला वाई होता है। पॉइंट में ना एक एक्स होता है और एक वाई होता है। कभी आपने ग्राफ प्लॉट किया होगा, उसमें भी आपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हो पहले, सही है ना। ग्राफ के अंदर पॉइंट्स को आप जो है वो प्लॉट करते हो, फिर उसमें लाइन बने, कोई कर्व बने, जो भी है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, किसी भी पॉइंट में कॉमे से पहले एक्स की वैल्यू होती है और कॉमे के बाद वाई की वैल्यू होती है। तो सिंपल, हम क्या करेंगे, ये जो दोनों एक्स की वैल्यूज है इनको माइनस करेंगे, सही है। दोनों एक्स की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। अब 4 - 2 कर लो या 2 - 4 कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 - 2 कर लिया, चाहिए। इसी तरह इन दोनों y की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। जब x की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो y की वैल्यू को भी क्या किया जाएगा, -7 - 11, सही है। अच्छा, और फिर क्या किया जाता है, माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर किया जाता है, सही है। इसीलिए मैंने बोला कि 4 - 2 करो या 2 - 4 करो, आंसर में फर्क क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 - 2 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 2 - 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। नंबर सेम आ रहे हैं लेकिन साइन डिफरेंट है। तो स्क्वायर होने के बाद वो साइन क्या हो जाएगा, माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस तो प्लस ही रहता है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 4 को 2 से माइनस करो या 2 को 4 से करो, सही है। और फिर इन दोनों को माइनस करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, फिर हम इनके बिटवीन क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। और इस पूरे होल पे फिर क्या लगा देते हैं, रूट। इसका आंसर जब भी हमारे पास किसमें आ जाएगा, जब जाके इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा किसमें, सर्ड्स में, सही है। तो स्क्वायर रूट 4 - 2 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, प्लस 7 - 11 -4, -4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 4 + 6 16, आंसर इज 20। रूट के अंदर आ गया 20। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। तो रूट के अंदर 20 है, 20 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 4 × 5। 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, 5 ही रहेगा, ये आंसर है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। ये हम अभी थोड़ी सी एग्जांपल्स, No, मतलब एप्लीकेशंस कर रहे हैं सर्ट्स की, सही है ना। क्वेश्चन 8 किया, 9 किया, 11 कर, सॉरी 10 किया, 9 किया, 11 कर, ये सारी सर्ट्स की एग्जांपल्स है, सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, आसान है ये, सही। चलो, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, नेक्स्ट -5, 2 फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है 1, 8। दोनों की एक्स वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, इसी तरह वाई वाली वैल्यू को, मतलब कॉमे से पहले वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और कॉमे के बाद वाली। -5 -1, उसका स्क्वायर। फिर इसी तरह 2 - 8, उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, बीच में प्लस, और होल पे क्या आ जाएगा, रूट। तो -5 -1 कितना हो जाएगा, -6। -6 का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 2 - 8 -6, -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। रूट के अंदर 36 + 36, आंसर इज 72, सही है। तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 × 2 लिख सकता हूँ तोड़ के, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 36 रूट से बाहर आके 6 हो गया, और 2 रूट में ही रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकता। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये दोनों पार्ट समझ आ गए, सही है। yes, sir. अब पार्ट सी आप करोगी, मुझे बताती जाओ, मैं इधर करता हूँ, आप मुझे बताओ क्या होगा। मैं पार्ट सी पहले लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है 4, -7, एंड सेकंड पॉइंट है आपके पास -4, 21। -4, 21, अब बताओ मैं क्या करूँ। Sir, 4 minus -4, x को अच्छा, माइनस करें, यस, 4 - -4, तो -4 क्या हो जाएगा, प्लस तो डायरेक्ट +4 लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है। हम्म, नो सर, चलो, और इसके ऊपर क्या आएगा, पावर में। 7 7 + 21, अच्छा, माइनस का 7 -21, यही होगा ना। एक्स एक्स से माइनस, वाई वाई से माइनस, -7 -21। अब आगे क्या करूं और बताओ। इससे कर सकते हैं।
क्या करूं? इसमें भी आप प्लस लिख सकते ये आवाज कट रही है, फिर से बोलो। इसमें भी आप प्लस लिख सकते हैं। बीच में प्लस आ जाएगा, सही है। इन दोनों ब्रैकेट्स पे कुछ आएगा पावर में? पावर स्क्वायर, पावर टू, दोनों के पास, और फिर होल पे क्या आ जाएगा? रूट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, सही है। स्क्वायर रूट 4 + 4, जल्दी से बताओ, 4 + 4। 8, 8, 8 का स्क्वायर? 64, 64, प्लस -7 -21। 28, माइनस का 28, सही है। उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 28 का स्क्वायर कर दो। 28 × 28 कर लो, क्या आ रहा है बताओ। सर 724। 784, बिल्कुल सही है। और इसको 64 में ऐड कर दो, 784 को। फिर क्या आ गया? 8, 848, 84, 848। सही है। अब ये आंसर आ गया है थर्ड्स में, लेकिन अगर सिंपलीफाई होगा, सिंपलीफाई करेंगे, और ये होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर तो होता है ना सिंपलीफाई। डायरेक्ट एट फोर्टी 4 के एट टेबल से, डिवाइडेड बाई 4 के टेबल से करें इसको, 4 के टेबल से डिवाइड करें। चलो, 4 के टेबल से इसको करते हैं। 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, 4 आता है 8 से 1 भी कर पे। सकते 8 से कर लेंगे, लेकिन 8 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 8 रूट से बाहर नहीं आ सकेगा। सही है, फिर 8 को फर्दर तोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए 4 से करते हैं। अगर हाँ 16 से हो रहा है तो 16 से कर लो। 4 के बाद 16 आता है, 9 से नहीं होगा मेरे ख्याल में। 16 से होता है, 16 से कर लो। 16 से करना है, चलो 4 से करते हैं ना, 4 से आसान है, 16 से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 4 के टेबल में 8 आता है 1 पे, सॉरी 2 पे, और 4 आता है 1 पे, 8 आता है 2 पे। अब ये 2 1 2, फिर अगर 4 से हो रहा है तो 4 से कर लेते हैं। सही है, बिल्कुल 4 से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 16 से हो सकता है, तो आप 16 से भी कर सकते हो। 21 नहीं आता, बल्कि 20 आता है 5 पे, और 1 कैरी। 12 आता है 3 पे। अब 53 तो मेरे ख्याल में 2 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 53 शायद प्राइम नंबर तो नहीं है? मे बी हो सकता है प्राइम हो। 53 नहीं होता है, आई थिंक, चेक करो। 3 से हो रहा है, 7 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता 53। 6 से भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है 53, 10 में भी, हाँ प्राइम है, मेरे ये नहीं होगा। सही है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 848 की जगह पे हमने लिख दिया, 2 4 लिख दो, या 4 × 4 16 लिख दो, एक ही बात है। 16 × 53, 16 रूट से बाहर आके क्या हो गया, 4, और 53 रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट में ही रहेगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लो बेटा, कुछ पूछना है? कर लिया आपने ये इजीली सॉल्व। सही है। नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, सही है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऊपर नीचे या क्रॉस में, वर्टिकली ऊपर नीचे कुछ कॉमन होगा कैंसिल करेंगे, क्रॉस में कुछ कॉमन होगा कैंसिल करेंगे, नहीं होगा तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। पार्ट ए, 6/√2 मल्टीप्लाई 7/√2। 6/√2 मल्टीप्लाई 7/√2। अच्छा, यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अभी क्या हो गया, 6 × 7 कर दो। 6 × 7 क्या हो जाएगा, 42। और डिवाइड में √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा, दोनों, दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग रूट है, एक ही रूट दे देंगे, सही है ना? रूट के अंदर 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 4, रूट से बाहर आके क्या हो जाता है, 2। 42 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 21। ये आंसर हो गया। पार्ट बी, पार्ट बी आप करो, ऐसे ही करे, पार्ट बी भी ऐसे ही होगा, बताओ कैसे करे, क्या करे, 21 डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई, 21 डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई 4,
और डिवाइड में √3। सही है। अच्छा अब बताओ क्या करें यहाँ पे। कुछ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है नहीं। तो 21 को सिंपली क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई करना है। नहीं करना, 21 × 4 रहने दो। रह रख भी सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं करो, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। और डिवाइड में क्या है, दो नंबर्स, दोनों के ऊपर रूट। तो हम क्या करेंगे, एक रूट दे देंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और रूट के अंदर ही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक ही रूट आ गया, 3 × 3 = 9। या 3 का स्क्वायर एक ही बात होती है। 21 × 4 डिवाइड में 9 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 3। 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। 7 × 4 आंसर इज 28। ये आंसर है। सही है। अच्छा, पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, 6 डिवाइड में √5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में 2 √5। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कर देते हैं, हो रहा है। 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। तो 2 और 6 कैंसिल हो गया। सही है, ऊपर रह गया 3 × 15 और डिवाइड में आपके पास √5 मल्टीप्लाई √5 क्या हो जाएगा। रूट के अंदर 5 × 5 = 25, या 5 का स्क्वायर एक ही बात होती है, स्क्वायर रूट कैंसिल। हाँ। 15 और 5 भी तो कैंसिल हो रही थी। 15 और 5 नहीं कैंसिल हो सकते, क्योंकि 15 रूट के बगैर है और 5 रूट के अंदर है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। सही है, ये चीज याद रखनी है। तो वो नंबर जो रूट के अंदर है और वो नंबर जो रूट के बगैर है, रूट नहीं है उसपे, तो ये दोनों ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना डिवाइड हो सकते हैं। कैंसिल कब होता है, जब डिवाइड करते हो आप। सही है। तो वो नंबर कैंसिल हो सकता है जो दोनों रूट के अंदर हो। रूट के अंदर दो नंबर्स हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है, एक रूट दे दो। डिवाइड में है तो कैंसिल आउट कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। सही है। लेकिन एक नंबर रूट के अंदर है और एक नंबर विदाउट रूट में है, भले सिमिलर टेबल में क्यों ना आ रहे हो, लेकिन कैंसिल आउट नहीं हो सकते। सही। अच्छा, 3 × 15 कॉपी कर दिया डिवाइड में। स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ जाएगा। अब ये 5 और 15 अब कैंसिल हो सकते हैं, पहले नहीं हो सकते थे। क्यों अब हो सकते हैं, क्योंकि ये 5 रूट से बाहर आ गया है। 5 × 1 = 5, 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे। 3 × 3 आंसर इज 20, सॉरी आंसर इज 9। 3 × 3 क्या हो गया, 9 आंसर आ गया। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर। चलो अब लास्ट पार्ट करवाओ। बताओ क्या करेंगे। 5 डिवाइड में 3 √8 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई √2। सही। बताओ आप क्या कर रहे थे। हम्म, बताओ। सर कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्यों, थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा सा गौर से देखो। सर हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऊपर नीचे, हाँ, ये वर्टिकली ऐसे भी कैंसिल आउट हो सकता है, ऐसे क्रॉस में भी, ऐसे क्रॉस में भी, ऐसे क्रॉस में भी। क्रॉस में भी हो सकता है और सर वर्टिकली भी। 4 4 और 8 कैंसिल हो रहा है। 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, ऐसे ही है। चलो, लेकिन 5 और 3 नहीं हो रहा है, ये 5 और 2 भी नहीं हो रहा है। सही है। तो 5 मल्टीप्लाई ऊपर आ गया 1 डिवाइड में। अब ये जो 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। 3 × 2, क्योंकि 3 पे भी रूट नहीं है और 2 पे भी रूट नहीं है, तो विदाउट रूट वाले ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये जो दोनों रूट वाले नंबर्स है, 8 और ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक ही रूट आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 8 × 2 = 16। सही है। चलो, तो ऊपर क्या है, 5 × 1 = 5 और डिवाइड में 3 × 2 = 6। 16 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर आ गया ऊपर 5 और नीचे 6 × 4 = 24। ये आंसर आ गया। देख लो, इसमें कुछ पूछना है। अभी कैंसिल आउट नहीं हो सकते। सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ रैशनल डिनोमिनेटर। अभी आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। क्या आ रहा है, रूट। सही है। डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है और रूट के अंदर जो नंबर्स है वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √10। 3 के साथ √3, रूट के अंदर 27, ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो आपके पास, हमें ये पता है कि जो जितने भी सर्ट्स होते हैं,
सही है। आपके पास जो नंबर्स है जिनके ऊपर रूट आता है और वो स्क्वायर नंबर्स नहीं होते तो वो सर्ट्स कहलाते हैं। और हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो सर्ट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल। तो आपके पास ये जितने भी पार्ट्स है ए से जी तक, हर पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें रूट आ रहा है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। और इसने बोल दिया आपने क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। मतलब इरेशनल से रैशनल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल उसका कहने का मकसद ये है कि डिनोमिनेटर में जो रूट आ रहा है वो खत्म करना है, बात खत्म। अब हमने डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करना है। उसके लिए बेटा एक प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम होता है रैशनलाइजेशन। सही है। दो टाइप्स के होते हैं रैशनलाइजेशन, एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे और दूसरा जो है वो हमने आगे जाके पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। पार्ट ए, 8 डिवाइड बाय √2। रैशनलाइज कब करते हैं? जब डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर में रूट का साइन है, उस रूट के साइन को खत्म करने के लिए रैशनलाइज का प्रोसेस किया जाता है। सही है। अब रैशनलाइज का प्रोसेस करने के लिए आप देखोगे कि डिनोमिनेटर्स में कितनी टर्म्स आ रही है, दो या एक। इस क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर्स में एक एक टर्म आ रही है हर पार्ट में। सही है। आगे जाएंगे तो दो टर्म्स आएंगी। अगर एक टर्म आती है डिनोमिनेटर में तो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई भी कर दो और उसी से डिवाइड भी कर दो, बस ये चीज याद रख लो। जो भी डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर लिखा हुआ है उस रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। क्यों करना है? देखो, मुझे डिवाइड में एक √2 है, मुझे अगर डिवाइड में एक और √2 मिल जाए जो मल्टीप्लाई हो जाए, तो √2 × √2 क्या होता है? रूट के अंदर 2 × 2 4, या 2 का स्क्वायर, तो 4 का रूट कितना होता है? 2। तो डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने √2 को डिनोमिनेटर में जो √2 है उसमें से रूट खत्म करने के लिए √2 मल्टीप्लाई किया है, मतलब डिनोमिनेटर में लिया है, डिवाइड में लिया है। तो रूल ये कहता है जब कोई भी चीज अपनी मर्जी से आप डिवाइड में लोगे वही आपने न्यूमिनेटर में भी लेनी है, अगर आप डिनोमिनेटर में ले रहे हो। तो जब मैंने √2 डिनोमिनेटर में लिया तो बैलेंस करने के लिए मैंने √2 न्यूमिनेटर में भी ले लिया। सही है। तो याद रखना है जब भी आप डिवाइड में से रूट को खत्म करोगे और सिर्फ एक टर्म है, तो डिवाइड में जो भी रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है आपने रूट और वो नंबर मल्टीप्लाई में भी लेना है और डिवाइड में भी लेना है, बात खत्म। कितना आसान हो गया काम। हर पार्ट में यही करेंगे। चलो करते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, 8 और ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 √2 लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। डिवाइड में √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 8 √2। और डिवाइड में 4 रूट से बाहर आके क्या हो गया, 2। 8 और 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 2 √2। सही। अच्छा, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, 21 डिवाइड बाय √3। √3 है डिवाइड में, तो √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 से डिवाइड भी करेंगे। तो 21 √3 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इनको एक साथ लिख देंगे 21 √3। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, रूट के अंदर 3 × 3 = 9। 21 √3 डिवाइड में 9 रूट से बाहर आके हो गया 3। 3 और ये 21 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 7 √3। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है इन पार्ट्स के अंदर? नो सर। चलो अब पार्ट सी आप करोगी। आओ बताओ क्या होगा। 40 डिवाइड बाय √5, आगे क्या करूं मैं, रूट कैसे खत्म करूं जो डिनोमिनेटर में 5 पे रूट आ रहा है? 40 डिवाइड बाय 5 और 5 डिवाइड बाय 5। √5 से मल्टीप्लाई भी होगा और √5 से डिवाइड भी होगा, ऐसे ही है ना। चलो आगे बताओ क्या करूं, क्या लिखूं? तो सर आप लिखेंगे 40 और फिर रूट के अंदर 5। 40 और रूट के अंदर 5, और डिवाइड में क्या लिखूं? 25 रूट के अंदर या विदाउट रूट? रूट के अंदर। रूट के अंदर लिख दो 25। सही है। अच्छा, 40 √5, और डिवाइड में 25 रूट से बाहर आ सकता है। यस सर, आ सकता है एज अ 5। क्या आएगा रूट से बाहर आके? 5। 5। तो अब ये 40 और 5 कैंसिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं कर देना कि देखो ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, कैंसिल करो। नीचे 5 जरूर है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, √5 है, तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। सही है। लेकिन ये 40 और 5 कैंसिल हो सकते हैं। 40 डिवाइड बाय 5 करेंगे 8 आ जाएगा, 8 √5, ये आंसर आ गया।
डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो गया। अभी देखो जितने भी हमने आंसर निकाले हैं डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? वन। वन। और वन क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। इसने बोला था ना रैशनल डिनोमिनेटर बना दो, हमने बना दिया। सही है। चलो अब आ जाओ पार्ट डी। पार्ट डी करो जल्दी से। बताओ पार्ट डी क्या है? 3 डिवाइड बाय रूट 2 क्या होगा बताओ? सर कैसे करोगे? थ्री टू। मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाय √2 सही है। आगे? 3√2। आगे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4 रूट के अंदर। रूट के अंदर 4, यस। 3√2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4 रूट से बाहर आएगा। टू। 2। अब जो है वो ऊपर देखो 3 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते। ये √2 और 2 को कैंसिल नहीं करना है क्योंकि 2 रूट के अंदर है ऊपर, नीचे 2 के ऊपर रूट नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। लेकिन 3 और 2 भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो बस डेसिमल में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आंसर हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या है? रैशनल है। सही है, रैशनल डिनोमिनेटर। चलो नेक्स्ट पार्ट ई। 255 डिवाइड बाय 10। 255 डिवाइड बाय √10 बताओ क्या करें इसका? डिवाइड बाय 10। मल्टीप्लाई √10 डिवाइड बाय √10 बिल्कुल सही है। ऊपर क्या आ जाएगा? 255 √10 और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 10 × 10 100। सही है। 255 √10 डिवाइड में 100 रूट से बाहर आके क्या हो गया? 10 हो गया। तो अब ये 10 और 255 कैंसिल हो सकते हैं 5 के टेबल से। 5 के टेबल से कैंसिल करो, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। और 25 पे और 5 आता है 1 पे। 51। सही है। और √10। 51 √10 डिवाइड बाय 2 ये आंसर हो गया। सही है। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 रैशनल डिनोमिनेटर कहलाएगा। ई के बाद एफ। एफ बताओ क्या है? एफ में क्या करना है? 15 डिवाइड बाय 3 √3। 15 डिवाइड बाय 3 √3। अब देखो इस बार जो है वो डिनोमिनेटर में रूट के साथ उसका कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है, रूट वाले नंबर के साथ उसका कोफिशिएंट भी। इससे पहले रूट वाले नंबर के साथ उसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा होता था। जब कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। अभी इधर 3 लिख के दे दिया। हमें कोई लेना देना नहीं है कि कोफिशिएंट वो रूट वाले नंबर के साथ कोफिशिएंट में 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, नेगेटिव नंबर लिखे, पॉजिटिव नंबर लिखे, कुछ भी लिखे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने वही काम करना है। रूट में कौन सा नंबर है डिवाइड में? √3। तो हम √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि 3 √3 लो, फायदा नहीं है। ऊपर भी 3 √3 लेने का और नीचे भी 3 √3 लेने का कोई फायदा नहीं है। तो ये, हाँ अब इधर ऊपर क्या हो सकता है आपके पास? ये 15 और 3 तो कैंसिल हो सकते हैं ना। 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 5 पे। और ये √3 और डिवाइड में √3 क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 9। 5 √3 और डिवाइड में 9 रूट से बाहर आके 3 हो गया। ये आंसर हो गया। अब ये 3 और √3 कैंसिल नहीं हो सकते। चलो भाई लास्ट पार्ट। 144 जी डिवाइड में 5 पार्ट नंबर जी। 144 डिवाइड में 5 √27 सही है। इक्वल टू 144 और 5 कैंसिल नहीं हो सकते, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ऊपर सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे ना। अब √27 के साथ उसका कोफिशिएंट कुछ भी लिखा हो, हमें उससे कोई मसला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो हम जो है वो क्या लेंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? √27 और डिवाइड भी किससे करवाएंगे? √27 से ही। सही। तो ऊपर आ गया 144 और रूट के अंदर 27 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 5। रूट में √27 मल्टीप्लाई √27। अब 27 को 27 से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। सिंपल आप क्या लिख दो? 27 का स्क्वायर, क्योंकि 27 मल्टीप्लाई 27 क्या होता है? 27 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 27 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपस में हो गया कैंसिल। इक्वल टू 144 √27 और डिवाइड में आपके पास 5। 27 रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 बचेगा तो वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सही है। अच्छा अभी 27 और 144 कैंसिल हो सकते हैं 3 के टेबल से या 9 के टेबल से। 9 के टेबल में 27 तो आता है, 144 चेक करो आता है।
नाइन की टेबल में यस आता है, सही है। नाइन की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, नाइन की टेबल से कैंसिल करो। 144, 14 नाइन की टेबल में नहीं आता, नाइन आता है वन पे, फाइव कैरी हो जाएगा। और 54 आता है नाइन की टेबल में सिक्स पे, ऊपर आ गया 16, रूट में 27 और डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 27, नाइन की टेबल में आता है थ्री पे। तो आंसर इसका होगा ऊपर 16 रूट 27 और डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई थ्री 15, क्योंकि थ्री और फाइव ये दोनों 16 से कैंसिल नहीं हो सकते। ये आंसर हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो आपने हर डिनोमिनेटर के से रूट हटाया है और किसमें कन्वर्ट किया है, रैशनल डिनोमिनेटर में। इसमें देख लो बेटा, कोई भी क्वेश्चन है। हम्म। नो। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में क्या है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सही है, पार्ट ए। आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, स्क्वायर का। दैट हैज अ पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर आपको गिवन दे दिया 28 √5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी साइड्स है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की, जितनी भी साइड्स है सारी साइड्स का अगर सम कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, पेरीमीटर के, सही है। चलो, तो स्क्वायर, हमें ये बात पता है स्क्वायर ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, चारों साइड्स लेंथ के लिहाज से इक्वल है, सही है। ये चारों साइड्स लेंथ में इक्वल है, सही है। हम कंसिडर कर देते हैं कि हमारे पास जो है वो हर साइड जो है वो एक्स के इक्वल है, लेंथ जो है वो एक्स है। वो हमें नहीं पता, हमने वही ढूंढना है, ऐसे ही है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर बराबर होता है चारों साइड्स को ऐड कर दो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सही है। तो पेरीमीटर की कितनी वैल्यू गिवन दी हुई है, 28 √5 इक्वल टू 4x को आप ऐड करो तो 4x हो जाएगा। तो इधर से मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, 4 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 28 आता है 7 पे। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 √5 सेंटीमीटर। अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर 28 √5 सेंटीमीटर है तो उसकी एक साइड की जो लेंथ है 7 √5 सेंटीमीटर है। और स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है तो चारों साइड्स की यही लेंथ होगी 7 √5 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, किसी भी आपने ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकालना है तो एरिया होता है उसकी दो बरा एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, सही है। प्रोडक्ट है टू एडजेसेंट साइड्स, सही है। एडजेसेंट मतलब बराबर वाली, ओपोजिट नहीं, बराबर वाली साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दो बराबर वाली साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो या ओपोजिट साइड्स को कर दो, लेकिन बाकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स में फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एरिया में क्या होता है, टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मींस बराबर में, दो बराबर में आने वाली साइड, जैसे ये एक्स, इस एक्स के बराबर में ये एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हो गया एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक एक्स की वैल्यू भी 7 √5 है और दूसरे एक्स की वैल्यू भी 7 √5 ही है, मल्टीप्लाई करते एरिया आ जाएगा। सेवन, सेवन से मल्टीप्लाई हो गया, 7 × 7 = 49, √5 से होगा मल्टीप्लाई तो √5 × 5 = 25, 49, 25 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 5, और ये 49 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 245, सही है। तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई, 245। अच्छा, पेरीमीटर का स्क्वायर था सेंटीमीटर, एक साइड का भी, सॉरी, पेरीमीटर का यूनिट था सेंटीमीटर, जो एक साइड थी, हाँ, हर साइड उसका यूनिट भी सेंटीमीटर था। तो एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया में दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट साइड का यूनिट भी सेंटीमीटर, सेकंड साइड का यूनिट भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। याद है कन्वर्जन में हमने एरिया निकाले थे, उसमें यूनिट में क्या आ रहा था, स्क्वायर आता था, सही है, सेंटीमीटर पे, मिलीमीटर पे, किलोमीटर पे। तो ये हमारे पास इस स्क्वायर का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका पेरीमीटर आपके पास गिवन दिया हुआ था। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा। नो सर। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी एरिया ही निकालना है लेकिन इस बार रेक्टेंगल का निकालना है, और रेक्टेंगल की साइड दे दी, विथ साइड दैट आर, दो साइड गिवन दे दी, 2 √10 और 8 √10 सेंटीमीटर, सही। रेक्टेंगल क्या होता है, पार्ट बी। रेक्टेंगल आपके पास एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है
सही है। रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी ओपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड्स की लेंथ बराबर नहीं होती है, बल्कि ओपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली साइड इक्वल। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती है, और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। सही है। अच्छा, तो अब इसने हमें दो वैल्यूज गिवन दी हुई है, एक 2√10 सेंटीमीटर और एक 8√10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों, अब इसमें से आपके पास क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर आपने इसको 8√10 सेंटीमीटर ले लिया तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, 8√10 सेंटीमीटर। तो फिर 2√10 सेंटीमीटर किसकी है, 8√10 सेंटीमीटर के एडजेसेंट जो साइड्स है उसकी वैल्यू है 2√10 सेंटीमीटर। सही है। हम्म। और इसके सामने वाली, ये जो राइट पे साइड है, राइट के सामने ओपोजिट साइड लेफ्ट है, वो भी कितनी होगी, 2√10 सेंटीमीटर। इधर तो डायरेक्ट आपको जो है वो ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन दे दी। आपने क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, दो एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 8√10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2√10 से। ऐसे ही है ना, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है। सही है। तो आपके पास अगर डिफरेंट वैल्यूज गिवन दी हुई है, इसका मतलब एडजेसेंट साइड गिवन दी हुई है, और अगर सेम वैल्यूज गिवन दे दे रेक्टेंगल में, तो इसका मतलब अपोजिट साइड गिवन दी हुई है। सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 16 हो गया। √10 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट के अंदर 100 आ जाए, 16। 100 रूट से बाहर निकल के क्या हो गया, 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। 10 मल्टीप्लाई 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 16 और 0 कॉपी, तो एरिया कितना आ गया रेक्टेंगल का, 160। यूनिट क्या होगा, दोनों साइड्स का यूनिट सेंटीमीटर है, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ बेटा। अब मेरे पास यहाँ पे फातिमा, मुझे दोनों साइड्स की लेंथ गिवन हो, एक का यूनिट सेंटीमीटर में हो और दूसरे का मीटर में हो, तो मैं क्या करूंगा, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा या यूनिट कन्वर्जन करूंगा। हम्म। तो यहाँ पे पहले यूनिट कन्वर्जन होगी या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया निकालने के लिए। एक वैल्यू सेंटीमीटर में हो, दूसरी मीटर में हो, क्या करेंगे, कन्वर्जन। पहले यूनिट कन्वर्जन, या दोनों को सेम यूनिट में लाना है फिर मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ, ये आपकी मर्जी है, या मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओ, ये आपकी मर्जी है। सही है। अच्छा चलो, पार्ट सी में आते हैं। पार्ट सी में क्या बोल रहा है, पार्ट सी करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, किसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, किसका निकालना है, ट्राइंगल का निकालना है। विद अ बेस, और ट्राइंगल के बेस की वैल्यू दे दी। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बेस की क्या वैल्यू, बेस को बी से लिख लेते हैं, 5√2 सेंटीमीटर। एंड अ परपेंडिकुलर हाइट, और परपेंडिकुलर हाइट एस से लिख लो, परपेंडिकुलर हाइट मींस हाइट। हाइट की वैल्यू दे दी, ऑफ कितनी, 3√18 सेंटीमीटर, 3√18 सेंटीमीटर। बेस भी गिवन दे दी है ट्राइंगल की, 5√2 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन दे दी है, 3√18 सेंटीमीटर, और बोल रहे हैं ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है, आप क्या करते हो, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो, और फिर डिवाइड बाय 2 कर देते हो। सही है। जो बेस और हाइट है उसको क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और फिर 2 से, पहले बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हो और फिर 2 से डिवाइड करते हो। क्यों, अब इसको ना रेक्टेंगल से ही समझते हैं कि इसका ये किया क्यों जाता है, ये फॉर्मूला बना कैसे। रेक्टेंगल में हमने क्या है, दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया है ना। बेस को, आपके पास जो दो डायमेंशन है, 8√10 कंसिडर कर लो, ये बेस है, और 2√10 ये हाइट है। परपेंडिकुलर हाइट क्यों है, क्योंकि आपके पास रेक्टेंगल में, हाँ, जितने भी एंगल्स होते हैं चारों 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं। परपेंडिकुलर हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर उस लाइन को कहते हैं जो किसी दूसरी लाइन पे जब गिरेगी, जब ड्रॉप होगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसके साथ। सही है। अच्छा, तो इसमें से हमारे पास बेस हो गया 8√10, और हाइट हो गई 2√10। अगर ट्राइंगल की बात करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो रेट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 8√10 को 2√10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ट्राइंगल का क्यों आता है। अगर मैं ट्राइंगल, रेक्टेंगल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जिसको आप कहते हो डायगोनल, क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल क्या होती है, जो दो सामने वाले ओपोजिट पॉइंट्स को मिलके बनती है। दो ओपोजिट पॉइंट्स को मिलके अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, डायगोनल। सही है। तो इस एक रेक्टेंगल में कितने ट्राइंगल्स बन गए, एक और एक, दो। सही है। तो आपके पास रेक्टेंगल का जो पूरा रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर कितने ट्राइंगल्स बनते हैं, दो। अगर रेक्टेंगल के एरिया को डिवाइड बाय 2 कर दे तो आपके पास किसका एरिया निकल के आ जाएगा, एक ट्राइंगल का। तो इस वजह से
आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है उसमें डिवाइड बाय 2 हो रहा होता है। सही है। चलो, बेस बेस कितनी है 5√2, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 3√18 डिवाइड बाय 2। सिंपल क्या होगा, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 5 × 3 = 15, √2 मल्टीप्लाई √18। तो दो एक ही रूट लिखेंगे, 2 × 18 इज कितना हो जाएगा, 2 × 18 कितना होता है 36 होता है ना, और डिवाइड में 2, 2 × 18 इज 36। हम्म। अच्छा, 36 का रूट लेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाता है, और डिवाइड में 2। तो 2 और 6 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। तो 15 × 3, आंसर इज 45। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 45। बेस का यूनिट भी सेंटीमीटर है, हाइट का यूनिट भी सेंटीमीटर है, तो एरिया का यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। ये चीज समझ आ गई। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ये भी इसी से बिलोंग कर रहा है, इसी से रिलेटेड है। सही है। रेक्टेंगुलर फील्ड, आपके पास एक फील्ड है, किस तरह की है वो, रेक्टेंगुलर फील्ड है, 26√2 मीटर लॉन्ग। सही है। आपके पास एक फील्ड है रेक्टेंगुलर, इस तरह की रेक्टेंगुलर है। सही है। अब रेक्टेंगल में आपको पता है, रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल होंगी। अब उसमें से कोई एक साइड आपको गिवन दे दी है, 26√2 मीटर लॉन्ग, कंसिडर करो ये एक साइड गिवन दे दी है, दो साइड गिवन नहीं दी हुई है, दो एडजेसेंट नहीं गिवन दी हुई है, उसमें से कोई एक साइड की वैल्यू है। एंड इट हैज एन एरिया, और इसका एरिया गिवन दे दिया, एरिया कितना गिवन दे दिया, 390√6 मीटर स्क्वायर। सही है। हाँ, लॉन्ग का मतलब उसकी आपको जो गिवन दी हुई है वो लेंथ गिवन दे दी। सही है। लेंथ गिवन दे दी, कोई दोनों साइड में से एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, एक लेंथ होती है दूसरी हाइट होती है, जो चाहो रख सकते हो, एक गिवन है। फाइंड द विड्थ ऑफ द फील्ड, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ निकाल दो। लेंथ गिवन है, जो ये वैल्यू गिवन दी हुई है 26√2 मीटर, ये लेंथ है। अब बोल रहा है विड्थ निकाल दो, ये विड्थ निकाल दो, ये विड्थ है आपके पास, ये विड्थ निकालनी है। सिंपल। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ऐसे ही होता है। ये है ना, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, जो दो एडजेसेंट साइड्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। एरिया गिवन है 390√6 इक्वल टू लेंथ, लेंथ की वैल्यू भी गिवन है 26√2। सही है। मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। सही है, विड्थ आपको निकालनी है। सही है। अब आ जाओ विड्थ निकालते हैं। विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 26√2 मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू के साथ, तो 390√6 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू डब्ल्यू। सही है। चलो, डब्ल्यू की क्या वैल्यू आ रही है, डब्ल्यू इक्वल टू 390 और 26, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल कर दो। 2 के टेबल में 26 आता है 13 पे। सही है। और 392 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 3 नहीं आता, 2 आता है 1 पे, 1 कैरी, 19 नहीं आता, 18 आता है 9 पे, 1 कैरी, 10 आता है 5 पे, 195 ऊपर आ गया। 392 से डिवाइड हुआ 195, 26 2 से डिवाइड हुआ 13। अब जो नंबर है ऊपर √6 और डिवाइड में है √2, ये दोनों नंबर्स रूट के अंदर है। सही है ना, दोनों, हाँ, और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक रूट बना देंगे और इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही है, यही होता है ना, ये हमने शुरू में रूल पढ़ा था। मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं और डिवाइड में भी, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो दोनों के ऊपर रूट है, दोनों ही सर्ड है, सर्ड से, और दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, दोनों ही नंबर सर्ड हो, दोनों के ऊपर रूट्स हो, तो हम क्या करते हैं, एक रूट बना देते हैं, और वो दोनों नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे तो डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिर्फ जब कर सकते हैं जब वो दोनों के ऊपर रूट हो, दोनों सर्ड हो। सही है। और मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, प्लस माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, ये हम देख भी चुके। तब सिंपल क्या हो गया यहाँ पे, 6 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया ऊपर 195, रूट के अंदर ऊपर बचेगा 3, और डिवाइड में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, रूट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, और डिवाइड में सिर्फ आ जाएगा 13। तो 195√13 डिवाइड बाय 13, दिस इज द विड्थ ऑफ दिस, ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड। ये जो आपको रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन दी हुई थी, ये इसकी विड्थ है। यूनिट क्या होगा, जो यूनिट लेंथ का है मीटर है, तो विड्थ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर ही होगा। ये आंसर है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो, सही है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन नो है। सर। आज हम यहीं तक रखेंगे इस लेक्चर को, बाकी हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।